शेक करती है, और ये हैंड शेक फिजिकली होता है, एक दूसरे से अटैच होने के कारण होता है। इसलिए क्या होता है कि इसके सेल के सरफेस के ऊपर ही लाइगेंड भी प्रेजेंट होता है और रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। सपोज अगर दो ह्यूमन बीइंग है, दोनों में से एक के भी हाथ नहीं है, तो वो आपस में एक दूसरे से हैंडशेक नहीं कर सकते। वैसे ही अगर दो सेल डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन कर रही है, तो लाइगेंड और रिसेप्टर दोनों सेल सरफेस पे प्रेजेंट होने जरूरी है। सो वी कैन से receptor should present on cell. We can say receptor plus ligand both present on cell. ठीक है। अभी दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर आपको डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन करना है या किसी इंसान से हैंडशेक करना है, तो हमको एक और चीज की जरूरत रहेगी, मूवमेंटेबल होना जरूरी है। कि अगर दो ह्यूमन है आपस में मूवमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जा सकते हैं, तो वो डायरेक्ट हैंडशेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर दो सेल है, उनको डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन करना है, तो दोनों सेल मूवमेंटेबल होनी जरूरी है। इसलिए जो डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन है, उसके बेस्ट एग्जांपल ऐसी सारी सेल्स आती है जो मूवमेंटेबल होती है। मूवमेंटेबल सेल्स। अब एग्जाम्पल देखे मूवमेंटेबल सेल्स के, तो कई सारे होते हैं। वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। जैसे कि हम बात कर सकते हैं न्यूट्रिलोफिल्स, हम बात कर सकते हैं मैक्रोफाज, हम बात कर सकते हैं टी सेल्स। तो ये सारी मूवमेंटेबल सेल होती है, और मूवमेंटेबल सेल होने से ये डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि लाइगेंड है या जो सिग्नल है वो सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन में सिग्नल इज नॉट फ्री एंड नॉट soluble and present on cell surface. We can say cell surface or we can say plasma membrane. It is about direct cell cell communication. यहां पे किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। सेकंड टाइप का जो कम्युनिकेशन है सेल्स के बीच, वो होता है बाय रिलीजिंग सीक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इसको आप ऐसे समझो कि अब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब दो ह्यूमन है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत है वो हैंडशेक ना करके आपस में हाय हेलो बोल के या किसी बात को बोल के की जा रही है। वैसे ही अगर रिलीजिंग सीक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का देखें, तो यहाँ पे सेल्स डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती, हैंडशेक नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को कोई ना कोई सिग्नल के रूप में मैसेज देती है। सो अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट थिंग तो ये कॉमन है इन हायर यूकेरियोट्स। सेकंड, यहां पे क्या होता है, सिग्नल्स आर सिंथेसाइज्ड signal are synthesized in cell and released through vesicles. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे दो सेल्स होगी, उन दो सेल्स में जो रिसेप्टर है
तो एक सेल, सपोज कि ये ए सेल है और ये बी सेल है। ए सेल है, ये डिफरेंट टाइप के कुछ सिग्नल है, उन सिग्नल को रिलीज कर रहा है। तो ऐसी सेल्स को हम रिलीजर नाम से जानेंगे। और जो बी सेल है वो क्या कर रही है, इस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी। तो ऐसी सेल को हम रेस्पोंडर कहते हैं। Those cell which release signal, it is called as releaser, and those cell which accept signal and respond accordingly, it is called responder. तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जो ये सेल का रिसेप्टर है ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकता है जैसा कि हम देख सकते हैं, और ये सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन और इसके अंदर डिफरेंस देखे तो सिंपल सा एक चीज तो हमको क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे जो सिग्नल है वो कैसे है, फ्री है। सिग्नल्स फ्री है, सॉल्यूबल है, इसकी वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है इजीली, और सिक्रेटरी है। ठीक है। अब जो मेजर सेल सेल कम्युनिकेशन होता है किसी भी हायर यूकैरियोट में, वो बाय रिलीजिंग सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। और यहाँ पे जो बाय रिलीजिंग सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मेजर इसके 3 टाइप है। इट मे बी autocrine, it may be paracrine, and it may be endocrine. तो ये 3 टाइप का हो सकता है, ऑटोक्राइन हो गया, पैराक्राइन हो गया, और एंडोक्राइन हो गया। डिस्कस करते हैं एक एक को, बहुत इजी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाया जाए। तो बात करते हैं पहली टाइप के बाय रिलीजिंग सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की, जो है ऑटोक्राइन। ना ऑटोक्राइन क्या होता है कि सपोज ये एक ऐसी सिग्नलिंग है जिसमें कि एक पर्टिकुलर सेल खुद ही सिग्नल रिलीज करती है। उस सिग्नल का जो रिसेप्टर है वो सेल के ऊपर ही या सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर सेल अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है। हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन एग्जाम्पल से रिलेट किया जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार अपने आप से बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा पढ़ाई करूंगा, मैं ऐसी रैंक लाऊंगा, उसकी वजह से ये होगा, और फिर खुद ही रेस्पॉन्ड करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे अच्छी जगह पीएचडी करने को मिलेगी, गवर्नमेंट अच्छी खासी फेलोशिप देगी एंड ऑल। तो सिमिलरली जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है वो सेल खुद ही खुद से बातें करती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिसेप्टर भी सेल के ऊपर ही है और सेल खुद ही सिग्नल रिलीज करेगी। सो सेल रिलीज signal and receptor also present on cell which respond accordingly। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल खुद से बात करेगी, खुद ही कुछ सिग्नल देगी, उन्हीं सिग्नल जो सिग्नल है उसके रिसेप्टर भी सेल पे होंगे, वो खुद ही रिस्पॉन्ड करेगी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑटोक्राइन का अगर हम देखें तो हमारी जो कई सारी इम्यून सेल्स है वो इम्यून सेल्स ऐसा करती है कि सपोज
एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं एक्टिवेटेड टी सेल्स। जो हमारी इम्यून की टी सेल्स है वो एक्टिवेशन के बाद क्या करती है कि सपोज ये हमारी एक टी सेल है, ये टी सेल क्या करेगी जब एक्टिवेट होती है तो ये अपने सेल के अंदर के सिग्नल रिलीज करती है, उन सिग्नल को कहता है IL-2 और इंटरल्यूकिन 2। ये जो इंटरल्यूकिन 2 है इसके जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर सेल के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं। ये इंटरल्यूकिन 2 वो यहाँ आएगा और आने के बाद इसी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के कारण अब ये सेल रिस्पॉन्ड करेगी और क्या करेगी, स्टार्ट प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट कर देगी। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, हो सकता है आपको बी टाइप के क्वेश्चंस में कोई पूछ ले। तो एक्टिवेटेड टी सेल्स हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा आता है कैंसर सेल्स। तो जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होती है उसे ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। अगर आप ग्रोथ फैक्टर सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो जब तक उसे ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे तब तक तो वो ग्रो करेगी, लेकिन जैसे ही आप ग्रोथ फैक्टर रोक लेते हो उसके बाद सेल ग्रो नहीं कर पाती है। लेकिन अगर कैंसर को देखे, कैंसर सेल को देखे तो वहां पे कुछ डिफरेंट सिनेरियो होता है। वहां पे क्या होता है, उनको किसी भी टाइप के सीरम की या किसी भी टाइप के ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कैंसर सेल ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के द्वारा अपना ग्रोथ फैक्टर खुद ही बना लेती है। इसके अलावा बात करें कैंसर सेल्स के अलावा एग्जाम्पल देखें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का, तो आता है वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट दैट इज बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। सिग्नलिंग में आगे आप पढ़ोगे ये टॉपिक है बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। जनरली क्या होता है कि ये एक ऑटोक्राइन टाइप की सिग्नलिंग है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो नॉर्मली ये होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हो गए या एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी उनको सेंस कर सकते हैं। हम उनको आंखों से देख सकते हैं, हम उनको अपनी बॉडी के डिफरेंट टाइप की चीज़ों से देख सकते हैं, हम सेंस कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का देखें तो उसके पास इतने हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं होते। तो वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गए, डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हो गए या कैसी भी स्ट्रेस हो गए, उन सबको सेंस करता है बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग के थ्रू। तो ये क्या करता है कि एक टाइप का सिग्नल होता है, उस सिग्नल को ऑटो इंड्यूसर कहते हैं, आगे डिटेल देखेंगे इसकी। और वो ऑटो इंड्यूसर रिलीज कर देता है। अब बैक्टीरिया कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा, लेकिन जब इस ऑटो इंड्यूसर की जो कंसंट्रेशन है वो एक लेवल पे पहुंच जाती है तो यही ऑटो इंड्यूसर फिर से बैक्टीरिया में आके बैक्टीरिया को सिग्नल देता है और बैक्टीरिया अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सेकंड आती है, जो सेकंड टाइप है वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग का। तो रिलेट करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, हम ह्यूमन लाइफ पे या डेली लाइफ के इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे क्लास में ऐसे ग्रुप होते हैं छोटे छोटे कि ये 3 दोस्तों का ग्रुप है या 4 दोस्तों का ग्रुप है, और आपकी कोई एक पर्सनल बात है या जो आपकी एक ऐसी बात है जो आप किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन आपको आपके ग्रुप में बतानी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप थोड़ा धीरे बोलोगे। सही है। तो धीरे बोलोगे और इतना धीरे बोलोगे कि आपके जो दोस्त है, आपका जो ग्रुप है वो तो उस बात को सुन ले, लेकिन कोई और इंसान है या कोई और है जो अननोन है वो उस बात को ना सुन पाए। तो
जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है ये भी कुछ इसी टाइप की सिग्नलिंग होती है, अभी रिलेट करेंगे आगे कैसे। इस सिग्नलिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोकल सिग्नलिंग भी कहते हैं, इसी को हम नेबर सिग्नलिंग भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक इंसान होगा, या वी कैन से एक सेल होगी जो बात बताने वाला है, जिसके पास अच्छी खासी मसालेदार बातें हैं, और ये इसके सर्कल के फ्रेंड्स है जो ये बातें सुनने वाले हैं। सपोज कि मान लिया यहाँ पे 3 दोस्त है और ये 3 दोस्त इसकी बातें सुनने वाले हैं, और एक चौथा दोस्त है यहाँ पे जो चाहता है कि वो भी सुने लेकिन वो नहीं सुन पाएगा। तो अब क्या है कि एक सेल है वो सिग्नल रिलीज करेगी, एक सेल है वो बातें रिलीज करेगी, और उसके पास वाली सेल है वो उन बातों को सुन सकेंगे। लेकिन ये बात जो है या ये जो सिग्नल है ये इतना धीरे कहा है या इतना कम है कंसंट्रेशन में कि वो इस दूर वाली सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में भी यही होता है, सिग्नल की जो कंसंट्रेशन है, बात की जो फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी लो रखी जाती है कि केवल पास वाली सेल को ही सुनाई दे, केवल पास वाले इंसान को ही सुनाई दे। सो वी कैन से कि concentration of signal should low. Second thing, ये जो बात की है वो इतनी धीरे की है कि वो दूर वाली सेल तक नहीं पहुंच पाएगी। अब सिग्नलिंग में जो टर्म्स होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन। थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन का मतलब ऐसी कंसंट्रेशन जहां पे रेस्पॉन्स होता है। तो जो थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन है सिग्नल का वो दूर वाली सेल के लिए अवेलेबल नहीं होता, जो बात की कंसंट्रेशन है वो दूर वाले दोस्त के लिए अवेलेबल नहीं होती। सो वी कैन से नो थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन फॉर फार सेल। ठीक है, एक और चीज होती है कि यहां पे सिग्नल को डिग्रेड कर सकते हैं। अब ये क्या कंसेप्ट है समझते हैं हम, लिख लेते हैं पहले। सिग्नल कैन बी डिग्रेडेड signal can be degraded। ये क्या होता है समझते हैं। अब क्या होता है कई बार कि सपोज आप अपने ग्रुप में बात कर रहे हो और ग्रुप में बात करते करते गलती से आपने या किसी दोस्त ने इतना जोर से बोल दिया कि वो उस इंसान को भी सुनाई दे गया जिसको नहीं सुनाना था। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम बातों को घुमा देते हैं कि अरे नहीं नहीं हम ऐसी बात नहीं कर रहे थे, हम तो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे सेल्स भी बहुत समझदार होती है और वो क्या करती है कि कभी कंसंट्रेशन सिग्नल की इतनी ज्यादा हुई कि वो दूर वाली सेल के लिए भी अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में सिग्नल को डिग्रेड कर दिया जाता है, इतना ही रखा जाता है कि वो पास वाली सेल तक ही पहुंच पाए। से कहते हैं सिग्नल कैन बी डिग्रेडेड। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला, ऑल टाइप ऑफ लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन में कौन कौन से आते हैं, इसमें आ सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें आ सकते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, इसमें आ सकता है थ्रोम्बोक्सिन,
इसमें आ सकता है ल्यूकेंट्राइन्स, और ये सारे हार्मोन लोकल हार्मोन कहलाते हैं। ये लोकल हार्मोन कहलाते हैं। और डिटेल देके तो ये इक्निसॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2 नंबर पे कभी आ सकता है, ध्यान रखना। इक्निसॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो 20 कार्बन फैमिली होती है। दे ऑल आर इक्नोसॉइड्स फैमिली। और एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट लोकल हार्मोन हो गया। दूसरा आ गया EGF। आगे पढ़ेंगे हम। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसे कहते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं NGF की, डेट इज कॉल्ड न्यूरल ग्रोथ फैक्टर। और बात कर सकते हैं FGF की, जिसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं सेरोटोनिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना कि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है उनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट बी पार्ट में सीधा क्वेश्चन भी कई बार फ्रेम होता है, या कई बार सी सेक्शन के अंदर आपको घुमा के किसी एक हार्मोन का नाम भी दे सकते हैं, और फिर कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है ऐसे मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। कई सारे क्वेश्चन जो मैंने खुद ने फ्रेम किए हैं वो भी बता दूंगा। सो इट कैन बी सेरोटोनिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो वेसो कॉन्स्ट्रक्शन में काम करता है। इसके अलावा हिस्टामाइन आ सकता है, जो वेसो डायलेशन में काम करता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। नाइट्रिक ऑक्साइड अकेला ऐसा गैसियस हार्मोन है जो सिग्नलिंग कॉज करता है। बहुत इजी सिग्नलिंग है इसकी, देखेंगे आगे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी बेसिकली वेसो डायलेशन करता है। तो इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एनिमल फिजियोलॉजी में कि एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, जहाँ पे एक प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। ये आपस में सिग्नलिंग करते हैं। डेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिनेप्टिक सिग्नलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ध्यान रखना।